हेलो बच्चों, तो मैं हूँ सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में उसमें आपने घर्षण में पहला वीडियो देखा था, जिसमें हमने बताया था आपको सीमांत घर्षण और स्थैतिक घर्षण तथा वही आपका जो स्थैतिक घर्षण है वो किस प्रकार से गतिज घर्षण में तब्दील होता है। तो बच्चों, आज हम लोग उसकी कड़ी में आज आगे पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि इसका आगे कड़ी आपको समझ में आए। तो बच्चों, आज हम लोग घर्षण कोण पर बात करेंगे, यानी घर्षण कोण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग वहीं चलते हैं। देखिए, ये आपका बच्चों कोई आपका समतल है, मतलब आपका कोई तल है और इस तल पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है या लकड़ी का गुटका आप कह सकते हैं। तो बच्चों इस पर जो है एक बल F इस तरीके से आरोपित किया गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पर जो घर्षण बल लगेगा यानी F इधर लगेगा। अगर बच्चों इस पर सीमांत घर्षण बल हो, सीमांत घर्षण बल का मतलब बल की वह अधिकतम अवस्था कि उससे अगर थोड़ा से भी बल लगाएं तो ये गुटका चलना प्रारंभ कर देगा, यानी इस बल के अनुदिश वो जो है चलना प्रारंभ कर देगा। यानी उस समय जो लगाया गया बल है उसको हम लोग एफएस घर्षण स्थैतिक घर्षण बल कह रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये एफएस हो गया, यानी गुटका अभी भी संतुलन की स्थिति में है बच्चों। तो जानते हैं बच्चों, इस गुटके पर दो बल कार्य करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस गुटके के गुरुत्व केंद्र से एक बल जो होगा जिसे हम लोग भार बल कह रहे हैं, यानी W बराबर mg, जो इसका भार बल है वो नीचे की ओर काम करेगा बच्चों। और दूसरा जो बल होगा वो अविलंब प्रतिक्रिया R, यानी अविलंब प्रतिक्रिया R यानी जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ये आपका हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि इस जो है कि इसके गुरुत्व केंद्र से ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा है और ये काम कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखें जो Fs है, यानी यह इसके अनुक्रमानुपाती होता है। आपने देखा था Fs इक्वल टू म्यूएस R होता है। जो म्यूएस होता है वो इसका स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, यानी ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। तो इन दोनों बलों का अगर हम घटक कर दें तो बच्चों घटक कर दें, मतलब घटक कर दें, इनका परिणामी बल निकाल दें। घटक तो ये स्वयं है, यानी इन दोनों बलों का अगर परिणामी बल देखें तो इन दोनों बलों का परिणामी बल इस तरीके से बच्चों मान लेते हैं। ये हमारा इसको हम लोग दे देते हैं परिणामी बल P दे देते हैं या R नेट ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम इसका घटक का मतलब ये परिणामी बल इस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ से यह कोण थीटा बना रहा, यानी जो परिणामी बल है इसको हम लोग परिणामी बल कह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये जो परिणामी बल है इस अविलंब प्रतिक्रिया R से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको अगर ऐसे मिला दें तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। तो बच्चों यही जो इससे थीटा कोण बनाता है इसी को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। तो यानी यहाँ पे पहले हम लोग लिख सकते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण। तो बच्चों इसकी परिभाषा अगर लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के परिणामी बच्चों, यहाँ पे हमने परिणामी बल को P से लिखा, तो परिणामी बल P, ठीक है। अविलंब प्रतिक्रिया बल R, यहाँ पे लगा लेते हैं गामा, के परिणामी बल P, ठीक है, के परिणामी बल P। अब परिणामी बल P
अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ, अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं बच्चों। तो बच्चों यानी कहने का मतलब यह है कि इस बल और इस बल का जो परिणामी बल है वह परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बना रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण कोण कहते हैं। यानी यह कोण जो है आपका घर्षण कोण है। तो बच्चों देखिए अब इस त्रिभुज में आप देखें तो बच्चों ये त्रिभुज बन चुका है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, इस पर लगा दें tan थीटा। तो ये जो है थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा दें tan थीटा बराबर, तो लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो ये वाला जो है ये आपका इसके समांतर है, ठीक है, और ये इसके लंबवत है। तो लंब बटे आधार, तो यह देखिए लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, यानी हम इसको जो है Fs कह सकते हैं। और बच्चों ये क्या है R, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं लंब बटे आधार। अब इस पर रख देते हैं बच्चों। तो देखिए यह इसके समांतर है बच्चों, तो ये आपका जो लंब है ये Fs हो जाएगा और ये लंब बटे आधार, तो आधार क्या है हमारा R। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, Fs बटे R। तो इसको हमने ले लिया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए तो ये हम Fs का वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो ये हो जाता है tan थीटा इक्वल टू, और Fs बराबर क्या होता है, Fs बराबर होता है म्यू एस R। Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस R। तो यहाँ Fs की जगह पर बच्चों हम लोग रख दें म्यू एस R बटे R। तो R से R कट जाएगा और tan थीटा बराबर म्यू एस। तो बच्चों ये होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू और tan इनवर्स म्यू एस। तो बच्चों ये आपका आ जाता है। तो बच्चों छोटी सी बात है ये, इसमें देखिए कोई खास बात नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। तो बच्चों ये जो आपका गुटका रखा हुआ है यहाँ पे सीमांत घर्षण की अवस्था लग रही है, यानी संतुलन में है, यानी मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। उस अवस्था में जो इसका भार बल होगा वो इसके अभिलंब प्रतिक्रिया आर के बराबर होगा, तब की गुटका संतुलन में है। तो बच्चों अभिलंब प्रतिक्रिया आर और ये घर्षण बल लग रहा है, सीमांत घर्षण बल, इनका जो परिणामी बल होता है वो परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। तो इस तरीके से फार्मूला देखिए आता है tan थीटा बराबर म्यू एस। तो आई होप बच्चों समझ में आ गया। सीमांत घर्षण की स्थिति में बच्चों तो इसको थीटा एस हम लोग कह सकते हैं, यानी स्थैतिक घर्षण कोण के रूप में इसको कह सकते हैं। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है। अब बच्चों इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप 1 2 3। अब बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं आनत तल क्या होता है। बच्चों आनत तल क्या होता है और इस पर संतुलन की स्थितियों में इनके घटक किस प्रकार से किसको संतुलित करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। चलिए तो देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ बच्चों, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं आनत तल पर घर्षण कोण। आनत तल पर घर्षण कोण, घर्षण कोण नहीं, केवल घर्षण की हम लोग बात करेंगे, कोण तो हमने जान लिया है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि आनत तल किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये कोई तल है, ठीक है बच्चों, ये कोई तल है और इससे थीटा कोण पर, यानी इस तल पर अगर हम कोई इस तरीके से बच्चों ये हम लोग एक रख देते हैं गुटका इस तरीके से, तो बच्चों ये जो है इसका आनत तल कहलाता है, यानी ये जो है इसका आनत तल कहलाता है। तो अब
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों परिभाषा में, अगर आनत तल की बात लिखी जाए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी क्षैतिज तल से किसी कोण पर किसी तल पर रखी वस्तु आनत तल पर कहलाती है। देखिए बच्चों, ये कोई परिभाषाएं किताबी परिभाषा नहीं है। आप यानी कह सकते हैं कि कोई पिंड किसी क्षैतिज से किसी कोण पर रखा जाता है तो उसको आनत तल कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, किसी क्षैतिज तल से किसी कोण पर किसी तल पर, यानी ये जो तल है इस पर रखी वस्तु क्या है, ये आनत तल पर कहलाती है, यानी ये आनत तल हो गया। अब बच्चों आगे समझते हैं बात को, ये तो हो गया। अब बच्चों देखिए, ये जो वस्तु है यानी पिंड है, तो इसका जो भार होगा गुरुत्व केंद्र से सीधे नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी इस तरीके से ये कार्य करेगा mg, ठीक है। और बच्चों इस पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया r होगा वो देखिए अभिलंबवत सीधे ऊपर की ओर काम करता है, इस तरीके से r। ये पिंड ऐसे रखा हुआ है बच्चों, ऐसे रखा होता तो ये भार ऐसे काम करता। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये दो बल इस तरीके से जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों इनके घटक करने पड़ेंगे, यानी इस mg जो है भार बल का, इसका करेंगे घटक। तो mg का अगर घटक करेंगे तो बच्चों देखिए इसको सीधे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों इसका घटक करेंगे, यानी ये इससे थीटा कोण बना रहा है, इससे क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है बच्चों। तो ये थीटा कोण बना रहा है। अब इसको देखिए ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इसको अगर ऐसे मिलाएं तो यहाँ पर, तो बच्चों थीटा के साथ जो होता है उसे हमने क्या बताया है, mg cos थीटा। और इस थीटा के इधर जो होगा बच्चों, ये होगा mg sin थीटा। ये क्या होगा, mg sin थीटा। तो बच्चों ये जो mg sin थीटा है, ये एक फोर्स है जो इस पिंड को नीचे की ओर लाने का प्रयत्न करता है, यानी इस वस्तु को नीचे की ओर लाने का प्रयत्न करता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में ही क्या लगता है, यानी बल के विपरीत दिशा में, आरोपित बल के विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये इसका सीमांत घर्षण बल कार्य करेगा, मैक्सिमम फोर्स जो इसको रोकने का प्रयास करेगा। यानी अगर गुटका संतुलन की स्थिति में है, ठीक है बच्चों, तो गुटका अगर संतुलन की स्थिति में तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखें संतुलन की स्थिति में, तो बच्चों संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स होगा वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। यानी r जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि r यानी अगर संतुलन की स्थिति में होगा तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो है r बराबर, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, r बराबर mg cos थीटा। ये हो गया बच्चों एक। और बच्चों ये वाला जो बल होगा वो इसको बैलेंस करेगा, यानी Fs होगा, तो Fs होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए आपको सीधे सीधे दो चीज़ें मिल गई। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप क्या काम करिए कि Fs का मान रखेंगे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं Fs बराबर होता है μs/r, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो ये समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं Fs बराबर μs/r जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए इसका मान अगर यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा μs/r बराबर mg sin थीटा। तो बच्चों ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों हमें,
तो हमें समीकरण 2 में बच्चों हमें समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो बच्चों यहाँ पे भाग देते हैं। तो देखिए क्या होता है, समीकरण 3 ऊपर लिखा जाए म्यू एस आर और इसका पक्ष लिखा जाए आर, और ये लिखा जाए बच्चों एम जी साइन थीटा बटे इसको लिखें एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों देखिए आर से आर कट गया, आपको दिखाई दे रहा है, एम जी से एम जी कट गया, तो क्या बच रहा है बच्चों, तो आप देख रहे हैं ये हो गया म्यू एस हो गया। और बच्चों यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो देखिए वही चीज निकल कर आ गया आपका, ये कोण ही तो है, ये आपका क्या है, कोण है, ठीक है, जो हमने अभी पीछे निकाला था। तो ये आनत तल पर हुआ बात, यानी अगर आनत तल पर इस तरीके से होगा तो ये झुकाव कोण इस तरीके से बनेगा, यानी म्यू एस बराबर टेन थीटा, जो कि हमने पहले निकाला था। तो बच्चों यही है। अब इसमें लिखना बहुत कुछ नहीं होता बच्चों, अगर आपको इसका जो है कि निगमन करना है तो बस परिभाषा लिखें और यहाँ पर लिखेंगे कि mg के दो घटक करने पर एक mg cos थीटा होगा और एक mg sin थीटा होगा, ठीक है। तो mg cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा, और ये वाला इसको करेगा। तो देखिए दोनों ये बैलेंस कर रहे हैं, दो समीकरण बन गए। फिर आपको पता है कि fs बराबर क्या होता है, म्यू एस आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे और उसमें भाग लगा देंगे, भाग लगाने पर आपका ये आ जाएगा। तो इसको नोट कर लें, 1 2 3, ये आपका हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर स्थैतिक घर्षण यानी सीमांत घर्षण है बच्चों, स्थैतिक सीमांत घर्षण है, तो यहाँ पर थीटा एस, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये थीटा एस, थीटा जो एस है बच्चों, ये वह कोण है कि जहाँ पर गुटका जो है कि अगर इससे थोड़ा सा भी कोण बढ़ाया जाए तो ये गुटका चलना प्रारंभ कर देगा, ये गुटका चलना प्रारंभ कर देगा। और गुटका चलना प्रारंभ कर देगा तो वह जो आपका ये घर्षण है, ये जो घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है, ये कौन सा हो जाएगा, ये गति घर्षण में आ जाएगा। यानी अगर हम कहें तो ये आपका म्यू के बराबर टेन थीटा के हो जाएगा, यानी इस समय ये गुटका चलना प्रारंभ कर देगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें तो ये म्यू एस और यहाँ पे म्यू के, ये आपको दो चीज़ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर ये कोण को जब गुटका चलना प्रारंभ कर दे तो इससे छोटे कोण पर भी, यानी इस कोण से अगर एक छोटा कोण भी लिया जाए तो ये गुटका चलना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उस समय गतिक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, जब गुटका चलना प्रारंभ कर दे, चलना प्रारंभ कर दे, तब थीटा एस से छोटे कोण पर भी गुटका गतिमान अवस्था में रहता है, गतिमान अवस्था में रहता, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये आपके गतिक घर्षण गुणांक के लिए है, और यह वह कोण है जिस पर जो है कि आपकी गतिक अवस्था में गुटका जो है कि गतिमान है, यानी गतिक अवस्था में आ रहा है। और ये कौन सा है, जब गुटका संतुलन है और अधिकतम सीमांत घर्षण बल लग रहा है। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, अगर इसमें कोई कमी है तो इसको डिसलाइक करिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो लगातार मिलती है। दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वह इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि जो घास रोलर होता है उसको खींचने या धकेलने में किस में अधिकतम बल की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ हम लोग लौटनी का जो है घर्षण के बारे में बात करेंगे, यानी दो घर्षण आपने देख चुके हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। इसके बाद हम लोग लौटनी घर्षण पर बात करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।